ये जो पॉइंट्स हैं, these are called the lattice points, and arrangement of these points so as to give rise to three-dimensional crystal structure is called crystal lattice. तो लाटिस पॉइंट को अरेंज किया, और अरेंज करने से अगर एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम क्रिस्टल लाटिस कहेंगे, और उन सबको हम कहते हैं लाटिस पॉइंट्स. अब क्या हुआ कि हमने कहा गया कि इस रूम में बुक्स की पैकिंग की जाए. बुक इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक हियर. आप यहाँ से देखें तो आप पूरी को नहीं देख सकते, का मतलब 3D है, कुछ पीछे भी है. दिस इज सिमिलर टू दिस. देयर आर 8 कॉर्नर्स and these are called the faces. Face 1 2 3 4 5 6. और इस फेस पर जब आप कोई चीज़ रखोगे तो जब दूसरी कॉपी रखोगे, दूसरा यूनिट सेल रखोगे, तो वो उन दोनों के लिए है. का मतलब हुआ जब भी कोई चीज़ फेस पर होती है, मैं बताऊंगा सामने, तो उसका कंट्रीब्यूशन 50% हो जाता है. और अगर आप उस फेस को ड्रैग करके इधर ले आओ, दिस इज कॉल्ड एज. अब वो इधर तो शेयर हुई हुई उधर भी शेयर होगी. इसका मतलब कंट्रीब्यूशन एट फेस इज हाफ, बट कंट्रीब्यूशन एट एज इज हाफ ऑफ फेस. हाफ ऑफ फेस का मतलब हुआ अगर फेस पे 1/2 था तो कॉर्नर पे 1/4 हो जाएगा. देखिए ये थ्री डायमेंशनल चैप्टर है पूरे का पूरा. अगर आप शुरू से लेके ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगा. अब आपने क्या करना है कि इस बुक को इस पूरे रूम में पैक करना है. अब बार बार आप बुक रख रहे हो, बार बार बुक रख रहे हो, एंड एट द एंड दिस विल गिव राइज टू अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. am I right? So that book is the unit cell. अब इस बुक में हमने क्या कहा कि भाई 1 रुपया यहाँ रखा, एक यहाँ, 8 के 8 कॉर्नर पर 1-1 रुपया रख दिया. अब क्योंकि वो कॉर्नर पर है, वो आगे भी शेयर हो रहा है, ऊपर भी शेयर हो रहा है, नीचे भी शेयर हो रहा है. इसका मतलब मैं सामने बताऊंगा कि उसका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा. अगर इस बुक के बीच में कुछ होता है, दैट wholly belong to this book, that is called body center crystal. तो एक तो हो गया सिंपल. सिंपल मतलब आपने सिर्फ एक बुक को अरेंज करना है. बुक को अरेंज करना है, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. अब इस बुक के ऊपर बुक होगी, बुक के नीचे बुक होगी, बुक के उधर बुक होगी, बुक के इधर बुक होगी, चारों तरफ बुक ही बुक होगी. एंड व्हेन दिस होल रूम विल बी पैक्ड, दिस रूम विल टेक द शेप ऑफ दिस बुक, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. अब अगर आप इस बुक के कॉर्नर पर, तो देखिए आपने कहा कि हमने इसके सेंटर में रखा. किसके सेंटर में? बुक के सेंटर में. बुक कौन है? बुक इज SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, जिसके सिर्फ 8 कॉर्नर्स हैं. अगर आपने इस बुक के बीच में कुछ रखा तो बुक तो है ही है, बीच में 1 रुपया रख दिया, इसका मतलब 1 रुपया इस यूनिट का पूरा इसी का ही है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होना है. इसका मतलब द कंट्रीब्यूशन एट बॉडी सेंटर इज 100%. जितना है उतने का उतना. Am I right? बट उस यूनिट सेल का SCC के साथ बॉडी के सेंटर में एक एटम है, इसलिए अब इस यूनिट सेल को हमने BCC कहा, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल. तो बॉडी सेंटर, तो बॉडी का सेंटर तो तब होगा ना जब बॉडी होगी. इसका मतलब हुआ अगली बार हमने क्या किया कि बुक ली और उस बुक के फेस पर 1-1 रुपया रख दिया. अब बुक के
फेस पर रखोगे तो 6 फेसेस हैं भाई। इसका मतलब हुआ अब हम इसको कहेंगे फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। पर सबसे पहला तो वो क्या है, SCC है। इसका मतलब सारे यूनिट सेल SCC से ही अराइव हुए हैं, डिराइव हुए हैं। इसका मतलब हुआ SCC is called the simple cubic crystal is called the most primitive unit cell, जहां से सारे यूनिट सेल्स डिराइव किए जा सकते हों। अब आप सामने ध्यान दें और जो मैंने कहा उसको समझिए। यह है SCC जिसमें 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स हैं। क्लियर हो गया। अब 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स हैं तो हमने कह दिया कि ये SCC है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। आपने कोई भी दूसरा BCC पे जाना है, FCC पे जाना है, एंड सेंटर्ड या फेस सेंटर पे जाना है, आपने एज सेंटर पर जाना है, आपको सबसे पहला SCC ही बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने कह दिया, आपके NCERT की लाइन है दैट SCC इज द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि बेस तो वही है। कभी आप उसकी बॉडी के सेंटर पे रख रहे हो, कभी उसके फेस पे रख रहे हो, कभी उसके एज पे रख रहे हो। समझ में आ गई बात है? नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो SCC है वहां से आप कोई भी डिराइव कर सकते हो। अब हमने इस SCC के बिल्कुल बॉडी के बीच में एक एटम रख दिया। ठीक है, साथ साथ में ड्रॉ करते रहें। अब जब उससे बीच में एक एटम रख दिया तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हो गया BCC। और SCC में कंट्रीब्यूशन मैंने कहा कि 8 कॉर्नर हैं और वो शेयर हो रहे हैं, और इसलिए जो SCC है वहां पे कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 होता है। 1/8 का मतलब हुआ कि कंट्रीब्यूशन 12.5% होता है। कंट्रीब्यूशन 12.5% होता है। क्लियर हो गया? नहीं। जब कंट्रीब्यूशन 12.5% होता है तो क्यों होता है अभी प्रूव करेंगे हम। इसका मतलब हुआ 8 एटम्स हैं, ठीक है, हर कॉर्नर पर एक एटम है। इट मीन्स फ्रॉम 8 कॉर्नर्स द कंट्रीब्यूशन इज 1। ठीक हो गया। तो 8 का 12.5% इज 1। क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया कि अलोंग विद, अब BCC है तो SCC तो है ही है, SCC है तो फिर ये तो है ही है, SCC है तो ये तो है ही है। 8 into 1/8 is 1। ये कंट्रीब्यूशन तो कहां से आया? ये तो कॉर्नर से है। कॉर्नर तो है ही है, पर वो कहता कि एक एटम उसके बॉडी के सेंटर में भी है। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर इज 1, मतलब 100%। अब 100% अगर ये भी एक ही तरह की एटम है और ये भी एक ही तरह की एटम है, का मतलब हुआ कि आप एटम में एटम ऐड कर सकते हो। सपोज करो ही सेइंग ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कहां? कॉर्नर्स। ए एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर and they are present at the body center also। तो बताओ भाई कितने ए हुए? सो ए हो गए जी 2। क्लियर हो गया?
ये 9 वाले क्लियर हो गया कि नहीं हुए? आपको कहा कि ए एटम्स कॉर्नर पर है तो 8 ए हुए, पर कंट्रीब्यूशन तो कितना है? 1/8 है ना, तो एक ही हुआ वो एक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, वो दूसरे यूनिट सेल के कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर मैं एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, पर यूनिट सेल। ये बातें समझने वाली है, वरना आगे जाकर एक Z लिखा जाएगा जिसका मतलब जैब्रा नहीं होगा, जिसका मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स फॉर एलिमेंट और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स फॉर कंपाउंड्स। उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा अगर आप अभी से लेके अटेंटिव नहीं रहे। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये कहें कि भाई एक बॉडी के सेंटर से है, एक कॉर्नर से है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास अगर ये BCC किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर हुआ तो उसका Z 2 होगा। ठीक हो गया जी? तो जब भी आप कभी एलिमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन निकालोगे, अगर उसी तरह की एटम है तो ऐड कर दो, ऐड कर दो। आप तब नहीं ऐड कर सकते अगर यहां होता ए और यहां होता, समझ रहे हो? एक सोडियम और एक पोटाशियम, 2 पोटाशियम थोड़ी ना हुए, 2 सोडियम भी नहीं हुए, एक सोडियम हुआ और एक पोटाशियम हुआ। इसका मतलब हुआ हमें बोला गया कि एक एलिमेंट का BCC स्ट्रक्चर है, एक एलिमेंट का है। इसका मतलब वही एलिमेंट कॉर्नर पर है और वही एलिमेंट, तो Z कितना हो गया? तो आप कहोगे कि ये जो 2 है, दिस इज व्हाट इज Z, एंड दिस Z विल बी 2 फॉर एनी, किसके लिए होगा ये होगा किसी एलिमेंट के लिए जिस एलिमेंट का स्ट्रक्चर हो BCC। तो किसी एलिमेंट के लिए Z इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम कॉर्नर एज वेल एज फ्रॉम बॉडी सेंटर। सो इन दिस केस Z विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि ये किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर है। तो किसी एलिमेंट के लिए Z विल बी एडिटिव नेचर, am I right? किसी एलिमेंट के लिए Z का नेचर कैसा होगा? एडिटिव नेचर होगा, 1 + 1 2। अभी आपको बहुत सहज लग रहा है, आगे एप्लीकेशन पार्ट आसान नहीं है, इसलिए आप पहले से अटेंटिव रहें। मुझे कह दिया गया कि सीजियम क्लोराइड का BCC स्ट्रक्चर है। अब सीजियम क्लोराइड क्या कोई एलिमेंट है? नहीं, तो कोई कंपाउंड हुआ ना। तो हमने कहा कि कंपाउंड के केस में हम कैसे करेंगे? लिखिए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है? BCC। तो आप जरा ध्यान दें कि भाई अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर BCC है का मतलब साफ हो गया कि सीजियम पॉजिटिव इज एट द बॉडी सेंटर एंड Cl नेगेटिव इज एट द कॉर्नर्स। अगर आपने ये कह दिया कि सीजियम पॉजिटिव बॉडी के सेंटर में है और Cl नेगेटिव कॉर्नर पर है, तो बताइए सीजियम पॉजिटिव कितना हुआ? 1/8 ऑफ 8 कितना आया? 1। सीजियम पॉजिटिव सॉरी बॉडी सेंटर में है, तो बॉडी सेंटर तो 1 ही हुआ। 8 × 1/8 कौन हुआ बेटा? क्लोराइड। और सीजियम इज एट द बॉडी सेंटर। समझ में आ गई बात? अगर ये बॉडी सेंटर में है और वो कॉर्नर पर हैं, तो आप बताओ मुझे कि भाई सीजियम पॉजिटिव 1 है और Cl नेगेटिव कितना है? वो भी 1 ही है, यस या नो? वो 1 है, तो सीजियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का रेशियो क्या आया?
1:1। इसका मतलब सीजियम पॉजिटिव टू Cl negative is 1:1. So how many cesium chlorides are there? तो कितने सीजियम क्लोराइड हैं? कितने हैं? एक सीजियम पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव कितने सीजियम क्लोराइड बनाएगा? समझ रहे हो क्या? कि जब किसी कंपाउंड का बीसीसी स्ट्रक्चर है तो Z1 है, जब किसी एलिमेंट का बीसीसी स्ट्रक्चर है तो Z2 होगा। समझ रहे हो? सो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी के नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालोगे तो वो फॉर्मूला यूनिट्स डिपेंड करेंगे कि उसका कैटायन पार्ट कहां है और एनायनिक पार्ट कहां है। सो Z फॉर सीजियम क्लोराइड इज 1, Z फॉर एनी एलिमेंट हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर इज 2। अब आप इधर आइए, जब कोई एससीसी होता है तो एक ही तरह का एटम होता है। कहां पे? का मतलब साफ हो गया कि एससीसी किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इसका मतलब Z हियर इज, और वो किसके लिए? किसी भी एलिमेंट के लिए, क्योंकि किसी कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर एससीसी नहीं हो सकता। इसका मतलब एससीसी में कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। दो बातें हो गई बेटा। मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। आइए तीसरा, when along with the corners the atoms are present at the faces, so that is called FCC, face centered क्रिस्टल। अब हमें कहा गया कि एक एलिमेंट का एफसीसी स्ट्रक्चर है, एक एलिमेंट का। इसका मतलब हुआ मेरा Z आ गया 4, क्या आपका आया? अगर एलिमेंट का एफसीसी स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वही एलिमेंट कॉर्नर पर है। इसका मतलब हुआ 8 × 1/8 भी वही है। और मैंने अभी कहा कुछ के जो एलिमेंट्स हैं उनका नेचर एडिटिव है। वही एलिमेंट कहां है? फेस। कितने फेस हैं? 6, एंड द कंट्रीब्यूशन एट द फेस इज 1/2। इट मीन्स फ्रॉम हियर वी शुड से दैट द Z फॉर दिस एलिमेंट will be, yes, Z for this element when having FCC structure will be 4। क्लियर हो गया? किसी कंपाउंड के लिए मैं अभी आ रहा हूं कि FCC के लिए अभी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पर आप यहां ये जरूर देख लें कि अभी ये 3D है, इसलिए आपको विजुअलाइज 5 फेस हो रहे होंगे। 6वां फेस अलग कलर में लिखा है, मतलब ये बैक में है, आपको नहीं दिख रहा होगा। दिख तो आपको ये भी नहीं रहा होगा, बट दिस इज टोटली बिहाइंड अस। पर हैं कितने फेस? 6 हैं, एंड द कंट्रीब्यूशन एट द फेस इज 1/2 हियर, 1/2 हियर, 1/2 हियर, 1/2 here। तो 6 × 1/2 कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर हो गया? अगर इसके जब मैं कंपाउंड के केस में, तब मैं
थोड़ा सा कर लेते हैं तब बताता हूं, अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखिए इस द नेक्स्ट यूनिट सेल इज, पर हर यूनिट सेल के लिए हमें क्या बनाना पड़ रहा है? द नेक्स्ट यूनिट सेल इज alternate face or end centered. End centered and alternate face is one and the same thing. क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और अल्टरनेट कितने होते हैं? ये मैथ की क्लास नहीं है ना ही ये किसी और सब्जेक्ट की क्लास है। ये रहा यूनिट सेल, ठीक है, 6 फेसेस आप देख पा रहे हैं। अल्टरनेट फेस जहां है उसका अल्टरनेट, आप जहां से मर्जी देखो। डोंट यू लाइक दिस? नहीं है, नहीं है। ऑल्टरनेट टू दैट, जहां है यहां है, इसको छोड़कर कहां? यहां है। सो ऑल्टरनेट फेसेस मींस 2 फेसेस, 3 नहीं, 6 का ऑल्टरनेट 3 नहीं करना है। सो व्हेन द एटम अलोंग विद द कॉर्नर प्रेजेंट एट द alternate faces also called end centered, तो वो कहता है कि भाई एक कंपाउंड XY है, ठीक है, समझ रहे हो? कहता है कि अगर X कॉर्नर पर है, कॉर्नर मीन्स 8 into 1/8, तो y जो है वो अल्टरनेट फेस पर है। अल्टरनेट फेस, सो अल्टरनेट फेस कितना हो गया? 1 हो गया। सो दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, यस और नो? सो दिस विल बी 1:1, and 1:1 is X is to Y. So the formula for this will be XY. And what will be Z for this? 1. एक X है, एक Y है, तो XY कितना हो गया? जबकि यही अगर किसी एलिमेंट का होता, अगर किसी एलिमेंट का ये स्ट्रक्चर होता, तो मैंने कहा एलिमेंट हैविंग एडिटिव नेचर, वही एलिमेंट कहां है? कॉर्नर पर है, वही फेस सेंटर पर है, का मतलब हुआ फेस सेंटर भी ऑल्टरनेट पर है। 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 2, क्योंकि ऑल्टरनेट फेस मतलब सिर्फ 2 फेस। क्लियर हो गया? सो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास आ गया कितना? सो Z इन दिस केस विल बी 2। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हैं इससे पहले कि मैं आगे जाऊं। ठीक हो गया। अब आइए बात करते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो अगर हम सामने ध्यान दें तो ये एक BCC SCC स्ट्रक्चर है। इस SCC स्ट्रक्चर में आटम हम जरूर ऐसे बनाते हैं, पर एक्चुअली वो ऐसे होते हैं। अगर आप देखें तो हर कॉर्नर पर जो कट गया सो बाकी कितना रहा? 8 कॉर्नर पर 1/8 था, और जिन्होंने मिलाकर एक एटम बनाया। दिस इज हाउ वी यूज टू से दैट द कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर इज 1/8। अब अगर मैं इसके साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर है, वो हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि हमने देख लिया कि भाई 1/8 ऑफ
8 is 1। अब BCC अगर मैं बनाऊं तो पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको? SCC। SCC बनाओगे तो वही एटम्स के साथ बीच में सेंटर में एक एटम होगी। अब जब आप उन कॉर्नर को शेयर करोगे तो सामने देखो कि कॉर्नर तो शेयर हो गए उतने ही 1/8, पर जो सेंटर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, 100% वो वहां का वहां ही है। तो अगर हम देखें तो 1/8 को ज्वाइन करके एक एटम बन गया, तो एक एटम बॉडी के सेंटर में था। सो BCC is 1 + 1 2 if it is element, and if it is a compound we will take the ratio 1:1। अब अगर हम बात करें FCC की, इन केस ऑफ FCC ऑब्वियस सी बात है कि SCC तो बनाना ही पड़ेगा। SCC में सेम चीज, जो कॉर्नर पे आप देख रहे हो कि कंट्रीब्यूशन 1/8 है, वो FCC में भी 1/8 ही होगा। अब कोई भी FCC है तो FCC से पहले तो वो SCC है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो SCC है वो मोस्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल है। जब तक वो नहीं है कोई BCC या कोई FCC नहीं बन सकता। अब उस FCC में जब हम बिल्कुल वैसे ही कट करेंगे तो जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन वही 1/8 हो जाएगा, पर फेस पर अगर हम देखेंगे तो फेस पर वो कट जो है 50% उस हर फेस से उस यूनिट सेल को मिलेगा। और अगर 50% हर फेस से मिला तो फेस कितने हैं? 6 हैं। सामने ध्यान दें हम क्या बोल रहे हैं। ये आ गया जो आपका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर पर है, पर फेस पे भी आ गया आधा, देख रहे हो आप, आधे आधे एटम्स हो गए फेस पे। तो अब हमारे पास कॉर्नर से वही एक बन गया, और अगर मैं फेस पे देखूं तो हर 6 फेस पर आधा आधा है, तो से हर 6 फेस से आधा आधा मिलकर पूरे 3 बनाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एलिमेंट का FCC स्ट्रक्चर है तो Z 4 है, X is to Y। X कहां पर है बेटा? बॉडी सेंटर पर है, और Y कहां है? कॉर्नर पर है। तो अगर वो बॉडी सेंटर पर है इसका मतलब X तो 1 हो गया, पर अगर Y कॉर्नर पर है तो Y 8 हो गए। उसने कहा कि देखिए जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 1/8 ही रहेगा ना। उसने कहा 1 atom is missing, 1 atom missing from corner। तो होनी कितनी चाहिए थी बेटा? 8। एक मिसिंग है तो कितनी हो गई? 7 रह गई। यस और नो? इसका मतलब हुआ कि अब 8 नहीं 7 हैं, 7 हैं तो 7/8 हो गया। 7/8 हो गया तो हमारा आंसर आ गया X 8 Y 7। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C, in a crystal structure of A, B and C, A is present at the corner, A present at, जैसे ही बोला कॉर्नर मैंने फटाफट से ये लिख दिया। B present at the फेस सेंटर, मैंने ऐसा लिख दिया। एंड C प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। ठीक हो गया? दिस इज एट द कॉर्नर, दिस इज एट फेस, एंड दिस इज बॉडी सेंटर। यस और नो? If one of the atom is missing from corner, one atom is missing from
कॉर्नर, कॉर्नर से एक एटम मिसिंग है भाई। इसका मतलब वो तो होना चाहिए था, पर हुआ कितना? इज 7 इंटू 1/8 इज 2, 3 is 2, 1 is 2. I should say A7, B24 and C क्या? 8. So this will be our formula. इस तरह से क्वेश्चन आपको इसके बेस्ड पूछे जाएंगे। In a crystal structure of A and B, ठीक हो गया? A is present at the body center plus edge center. ठीक हो गया? This B is present at the corner plus present at the faces. अब क्योंकि A और B दो डिफरेंट एटम्स हैं, एडिटिव नेचर तो नहीं हो सकता, पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि अगर ये किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर होता, एक तो आपने तब बताना है कि इसका Z क्या हुआ होता। अगर ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एलिमेंट के लिए होती तो Z कितना होता, एक बात। और जैसे ये दिया हुआ है ऐसे Z कितना है, ये हो गई दूसरी बात। सामने ध्यान दें और फॉर्मूला क्या है ये भी आपने बताना है। A is at the body center, contribution at body center is 100%, मतलब 1। B at the A at the edge center, मैंने कहा फेस को स्लाइड करो, एज पे ले जाओ तो उसका कंट्रीब्यूशन फेस का भी आधा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हर फेस पर अगर ऐसे आप ले जाओगे, 6 फेसेस हैं तो कितने एज बन गए? 12। सो एजेस आर 12। अभी मैं विजुअलाइज कराऊंगा आपको कि कैसे 12। एंड द कंट्रीब्यूशन एट द एज सेंटर इज 25%। 25% मतलब 1/4। रेशियो कॉर्नर इज 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। Yes or no? So this 4 3s are 12. Yes or no? तो 3 + 1 4 हो गया। 8 से 8 खत्म, 2 से 3 आ गया इधर। इसका मतलब हुआ यहां भी 4 है और यहां भी 4 है। तो मुझे यह बताओ कि ये ए बी कौन हुआ? ये कोई कंपाउंड हुआ। और रेशियो क्या है? 1:1। जरा सुनते रहिए आगे न्यूमेरिकल के लिए। 1:1 बोल रहा है कि अगर इसमें से B पर एक नेगेटिव है तो A पर एक ही पॉजिटिव है, तभी 1:1 आ सकता है। समझ में आई बात? तो हम रेशियो से चार्ज बैलेंस कर सकते हैं और चार्ज से स्टोइकियोमेट्री, दो बातें हैं। अब अगर वहां 4 A पॉजिटिव हैं और 4 B नेगेटिव हैं, अब आया वे मोल कंसेप्ट।
4 A पॉजिटिव हैं और 4 B नेगेटिव हैं। आपने पहले तो क्या किया, इसका सिंपल रेशियो ले लिया। सिंपल रेशियो ले लिया तो 1:1 आ गया, और उस 1:1 से आपने कहा सर इसका फॉर्मूला AB है, एक A और एक B। Am I right? फिर मैंने पूछा कि अगर ये Z आपको निकालना होता तो इसका Z कितना है। Z में आप सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं लेते। सिंपल होल नंबर रेशियो इज टेकन टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूनिट निकालने के लिए, Z निकालने के लिए आपने देखना है कि दोनों में कॉमन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब 4 A पॉजिटिव है, 4 B नेगेटिव है। अगर आपको कोई कहे कि 4 Na पॉजिटिव है और 4 Cl नेगेटिव है तो कितने NaCl है? 4 ही NaCl है। इसका मतलब हुआ 4 A पॉजिटिव है, 4 B नेगेटिव है। इसलिए मुझे कहना चाहिए इन दिस केस Z विल बी 4। Z is 4, that is the number of formula units। बोलो किसको नहीं आया समझ। अब सोचो आप, अगर ये सारा का सारा या तो A ही होता या B ही होता तो एलिमेंट पोजेस द एडिटिव नेचर। क्या लिख दूं यहां? ठीक हो गया। सो दिस जो आपने सामने डिस्क्रिप्शन दी, आगे जाके हम करेंगे, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो इस तरह से आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे, इस तरह से आप पैकिंग करोगे। ठीक है, अब लिखिए टाइप्स ऑफ पैकिंग इन सॉलिड्स। पहली पैकिंग है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक के साथ दूसरा, यस और नो? और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ कि आप जो है पहली लेयर के ऊपर सीधी दूसरी लेयर लिख लो, तो डायरेक्टली ऑन फर्स्ट लेयर देयर विल बी सेकेंड लेयर। क्लियर हो गया? तो अगर मैं इनको देखूं तो इसकी एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर होगी। एम आई राइट? और उसकी लेयर के ऊपर डायरेक्टली थर्ड लेयर होगी। यस और नो? का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट लेयर ही सेकंड लेयर है और सेकंड लेयर ही थर्ड लेयर है। मतलब ये सब एक ही तरह की लेयर्स हैं। समझ रहे हो या नहीं? इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि भाई ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है तो ये भी ए है, ए के ऊपर दूसरी रो है, इसका मतलब वो भी ए ही है। यस और नो? तो हम ये कहेंगे कि द अरेंजमेंट इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यस और नो? अब हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो अगर आप उस सेंटर को देखें, एक सेंटर ले लो कहीं भी, और उस सेंटर को अगर आप देखोगे तो दैट विल बी इन कंटेक्ट विद द नियरेस्ट। ये अगर आप कुछ यहां रखते हो वो इधर भी कांटेक्ट में होगा। यस नो? वो नीचे भी कांटेक्ट में होगा।
सो दैट इज, ये हुई इसकी नेबरहुड। और ये हो गया इसका, आप कुछ भी बीच में रखोगे तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसलिए इस पैकिंग को हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है मैंने शो किया है ये वॉइड है। अगर आप इसको देखें इस सेंट्रल ए को, तो इस सेंट्रल ए में आपको मिलेगा कि ये इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है, यस नो, दोनों है कि नहीं, और जी ये कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं, ये कोऑर्डिनेटेड है और ये कोऑर्डिनेटेड है। So the coordination number is 4. So this is square closed packing in which the void is empty space ज़्यादा है, इसलिए इस पैकिंग को, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को इफेक्टिव पैकिंग नहीं कहा जाता। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इफेक्टिव पैकिंग वो होती है जिसमें एम्प्टी स्पेस मिनिमम हो, और इसमें तो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसको हमने कहा कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग इफेक्टिव नहीं है। अब आपने क्या करना है, सेकेंड लेयर को पहले की खाली जगह पर रखना है। सेकेंड लेयर फर्स्ट की खाली जगह पे रखो। अगर ये ए था तो सेकेंड लेयर इसके ऊपर नहीं है भाई, वो क्या कर गई, स्लाइड कर गई। इसलिए ए के बाद एक और लेयर है बी, और बी के बाद फिर देख रहे हैं तो वो बिल्कुल उसके ऊपर है, मतलब जैसे कि वहां ए बी अरेंजमेंट हो। इसका मतलब हुआ इस केस में इसको देखें, सो दिस विल बी इन कांटेक्ट विद 6 neighboring atoms, so the coordination number here is 6 coordination number, और ये सिंगल लेयर्ड HCP है। सिंगल लेयर का मतलब अभी हम ऊपर नहीं गए हैं, ऊपर जाने का मतलब हुआ कि ये जो है ये 2D की लेयर है, हमें दिख रही है भैया, एक के साथ एक है, एक के साथ एक है। सो दिस इज सिंगल लेयर्ड HCP will have coordination number 6, will have coordination number 6। और यहां ध्यान दो, ये जो खाली जगह है दिस इज कॉल्ड वॉइड। दिस वॉइड अगर आप कंपेयर करो तो जो आपने पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की उसका वॉइड बड़ा था, और जो आप अभी HCP सिंगल लेयर कर रहे हो उसका वॉइड छोटा है। इसका मतलब हुआ इस वॉइड को आप जितना छोटा कर सकते हो पैकिंग उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसलिए जब हम कल डबल लेयर्ड HCP करेंगे और फिर हम करेंगे ट्रिपल लेयर्ड HCP विच इज कंप्लीट HCP, तो हमें थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।